हम बोल रहे हैं विविध भारती से। प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक काशीनाथ का दूसरा भाग। मूल बंगला कहानीकार हैं शरद चंद्र, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार भारत रत्न भार्गव, निर्देशक सत्येंद्र शरद। काशी भैया? हाँ बहन, योगेश बाबू कैसे हैं? तुम आ गए काशी भैया, अब बच जाएंगे। 2 दिन से होश नहीं आया। अरे तुम तो सारे भीग गए हो, कहीं रुक जाते ना। अरे रुकने से ज्यादा नुकसान हो सकता था बिंदु, मेरे भीगने से इतना नहीं हुआ। काशी भैया कपड़े तो बदल लो। क्या बीमारी बताई डॉक्टर ने? अलग अलग राय है डॉक्टरों की, तो निमोनिया का इलाज चल रहा है। कौन सी दवा दे रही हो? 3 घंटे के बाद से ये दवा दे रही हूँ। और खाने को? डॉक्टर ने फलों का रस बताया है, लेकिन हाँ, मेरे झोले में बेदाना और मौसमी रखी हैं, उनका रस निकाल लो। मैं किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाने जाता हूँ। और सुनो, होश आए तो ये दवा दे देना गर्म पानी के साथ। काशी भैया रो मत बहन, चुप हो जाओ, भगवान सब ठीक करेंगे। धीरज रखो, तुम रस निकालो, मैं अभी आता हूँ। तीन 4 7 7 9 9 5 14 14 14। दीवान जी। जी मालकिन। आज 3 दिन हो गए, उनका कुछ पता नहीं है। आपने खोज खबर नहीं ली? कुछ बताकर नहीं गए मालकिन। कोई चिट्ठी आई थी, मुझसे कहा खजांची से 3000 रुपया लिया। उन्होंने रुपया लिया और चुपचाप चल दिए। 3000 रुपया? हाँ मालकिन। लेकिन आपने मुझसे भी नहीं पूछा, अपनी मर्जी से दे दिए? जी मालकिन, वो कोई जरूरी काम आ पड़ा होगा मालकिन। ऐसा कोई जरूरी काम नहीं हो सकता जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत ही न समझी जाए। अब आगे से रुपया पैसा देने से पहले मुझसे पूछ लिया करिए। क्या मालकिन, कुंवर साहब को भी? हाँ, ये रुपया इसलिए नहीं कि जिसका मन आए जहाँ चाहे उड़ाता फिरे। मेरी इजाजत के बगैर उन्हें रुपया न दिया जाए। माफ करें मालकिन, ये तो मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं कुंवर साहब को कैसे मना कर सकता हूँ? तो फिर मुझे आपको ही मना करना होगा। जमींदारी का काम देखने के लिए मुझे नए मैनेजर की जरूरत होगी। वकील साहब के पास खत पहुंचवा दीजिए, आज शाम ही मुझसे मिल लें। जैसे आपकी इच्छा मालकिन, लेकिन ये काम ठीक नहीं। इससे बाबूजी की आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। दीवान जी, मेरी बातों में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे नौकरों से उपदेश सुनने की आदत नहीं है। सारी जिंदगी आपने यहीं काटी है, इसलिए मैं कोई कड़वी बात आपसे नहीं कहना चाहती। और क्या कहना बाकी रह गया? ये दिन भी देखना था। बिंदु बहन। आइए काशी भैया। बिंदु, डॉक्टरों का कहना है योगेश बाबू के लिए आबो हवा बदलना बहुत जरूरी है। तो भैया गांव चले? गांव? लेकिन वहाँ इलाज नहीं हो सकेगा, पूरी दवाइयाँ भी नहीं मिलती बहन। तुम सारा सामान बांध लो, हमें आज ही वैद्यनाथ जाना होगा। वैद्यनाथ?
काशी भैया, वहाँ तो बहुत रुपया खर्च हो जाएगा। उसका इंतजाम मैं करके आया हूँ बहन, तुम किसी बात की चिंता न करो। लेकिन भैया, वैद्यनाथ की बजाय अगर हम... बिंदु, ये बहुत नाजुक वक्त है, ऐसे मौकों पर रुपया नहीं देखा जाता। मैं जैसा कहता हूँ करो। तो ज्यादा सामान लेने की क्या जरूरत है? नहीं, हमें वहाँ 2-3 महीने रहना पड़ सकता है, इसलिए जरूरत का सभी सामान ले चलना ठीक है। ठीक है काशी भैया। अच्छा, तुम तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद बिंदु, योगेश बाबू बिल्कुल ठीक हो गए। अब इनकी खुराक का ध्यान रखना और इन्हें ज्यादा भागदौड़ ना करने देना। अब चिंता की कोई बात नहीं। काशी भैया, तुमने ही इन्हें बचा लिया, वरना भगवान जाने क्या होता। ये सब छोड़ो बहन, अब तुम कलकत्ते जाने की तैयारी करो। मैं अभी गांव लौटूंगा, बहुत दिन हो गए गांव छोड़े हुए। हाँ काशी भैया, अब तुम्हें जाना चाहिए। मैं भी कितनी स्वार्थी हूँ काशी भैया, अपने काम के लिए तुम्हें इतने दिनों तक भाभी से अलग रखा। ना, ये सब ना कहो बहन, ये काम मेरा ही तो था। हाँ, एक छोटी सी बात कहनी थी। तुम्हें कभी भी रुपए की जरूरत पड़े तो मुझे लिख भेजना, इतना सा भी संकोच ना करना, तुम्हें मेरी शपथ। कैसी बातें कर रहे हो काशी भैया, तुमसे कैसा संकोच? तुम्हारे अलावा मेरा और है ही कौन? तो वचन देती हो ना? हाँ काशी भैया, वचन देती हूँ। बिंदु। काशी भैया। राम राम मालिक। राम राम गोकुल। दीवान जी। अरे राम राम मालिक, राम राम। पूरे 3 महीने बाद सरकार वापस आए हैं। अच्छे हैं सरकार? नहीं, कुंवर साहब। हाँ दीवान जी, अच्छा हूँ, आप ठीक हैं? हाँ कुंवर साहब, आप अच्छे हैं तो हम सभी अच्छे हैं। किसी जरूरी काम से गए थे मालिक? हाँ दीवान जी, बहुत जरूरी काम था, मेरे न जाने से अनर्थ हो जाता। ओह, अब ठीक हो गए मालिक? हाँ, अब सब ठीक हो गया, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठिए दीवान जी। दीवान जी, आप कौन हैं? क्या किसी काम से आए हैं? यही मेरा सवाल है, क्या आप यहाँ किसी काम से आए हैं? नहीं नहीं, काम कुछ नहीं, सिर्फ कामकाज देखने आया हूँ। विजय बाबू, आप हमारे जमाई साहब हैं। अच्छा अच्छा, माफ कीजिए, मैंने पहले आपको कभी देखा नहीं, इसीलिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैनेजर साहब, आपको मालकिन भीतर बुला रही हैं। अच्छा गोकुल, माफ कीजिए, मैं अभी आया। कोई बात नहीं। दीवान जी। जी। ये कौन है? नए मैनेजर विजय किशोर दास बीए, कलकत्ते से आए। किसने रखा है इन्हें? और कौन रखेगा हुजूर। ओह, बहुत कुछ बदल गया है। और आप? बस कुंवर साहब, इस हवेली की जितनी चाकरी करनी थी कर रही। अब तो राम नाम लेने के दिन हैं, सो ले रहे हैं। तो सारा काम विजय बाबू ही देखते हैं? जी हाँ कुंवर साहब, मालकिन की मर्जी के मुताबिक वही सब काम करते हैं। ठीक है। विजय बाबू, मैंने आपको ऊपर बुलाया था। जी हाँ, लेकिन अभी फुर्सत नहीं थी, इसीलिए कहलवाया था कि फुर्सत मिलते ही आऊंगा। कोई बात नहीं, मैं ही चला आया। मुझे 500 रुपए चाहिए, फुर्सत मिलते ही ऊपर भिजवा दीजिएगा। किस लिए चाहिए? ये जानने की आपको जरूरत नहीं। माना कि जरूरत नहीं, लेकिन मालकिन की इजाजत के बगैर मैं कैसे दे सकता हूँ? मेरा कहना ही शायद काफी होगा, दूसरी इजाजत की भी जरूरत है क्या? हाँ है। विजय बाबू। माफ कीजिए काशी बाबू, जब तक मालकिन मुझे हुक्म नहीं देती मैं आपको 1 पैसा नहीं दे सकता। कमला, तुम अपने नए आदमी को अलग कर दो। किसे? जो तुम्हारा नया मैनेजर बन के आया है। क्यों? उसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। क्या किया है? मैंने उसे बुलाया था, सो खुद ना आकर नौकर से कहलवा भेजा कि मुझे फुर्सत नहीं, जब होगी तब आऊंगा। हो सकता है कि फुर्सत ना हो,
फुर्सत भी न मिलने कैसे आता? मान लिया कि फुर्सत नहीं थी इसलिए नहीं आ सका, लेकिन जब मैंने खुद जाकर रुपए मांगे तो कहता है मालकिन की इजाजत के बगैर नहीं दे सकता। कितने रुपए मांगे थे? 500। नहीं दिए? नहीं, तुमने क्या मुझे रुपए देने की मनाही कर दी है? हाँ, इस तरह रुपए उड़ा देना मैं पसंद नहीं करती। क्या मुझे रुपए देना उड़ा देना है? किसी भी तरह हो, नष्ट करने का नाम ही उड़ा देना है। कमला, जरूरत पर खर्च करने का नाम नष्ट करना नहीं है। कौन सी जरूरत है? किसी को देना है। देना तो है, पर लाओगे कहाँ से? तुम्हारे पास हो तो जाकर दे दो, मैं मना नहीं करूँगी। कमला, ये क्या कहा तुमने? कमला, सुनो कमला, सुनो तो। दीवान जी। हुजूर। ये लीजिए घड़ी, अंगूठी और ये सोने की चेन। जी। इन्हें बाजार में बेच दीजिए। जितने रुपए मिले उन्हें श्रीमती बिंदु वासिनी देवी के नाम इस पते पर कलकत्ते में ऑर्डर करा दीजिए। जो हुक्म मालिक, अभी जाता। बिंदु बहन, अब और मत मांगना। अब तुम्हारे काशी भैया के पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। अन्नदाता, अन्नदाता, ब्राह्मण फरियाद लेकर आया है। अगर आपसे भी न्याय नहीं मिला तो यही प्राण त्याग दूंगा। शांत रहिए महोदय, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। पूरी बात साफ साफ बताइए। सरकार, मेरा नाम फटिक बंदोपाध्याय है। 6 साल पहले तक क्षेत्रपाल वाली जमीन बंजर पड़ी थी। उसी जमीन के साथ बांकीपुर गांव की हद शुरू होती थी। बड़े सरकार ने मुझे वहां बसाया। मैंने उस जमीन को दिन रात एक करके ठीक किया। मेरी लगन देखकर बड़े सरकार ने वो जमीन मुझे दे दी थी, लेकिन मेरे नाम पट्टा नहीं लिखा था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। बाबूजी ने वो जमीन आपको दे दी थी। सरकार, आप धर्मात्मा आदमी हैं। दूर दूर तक आपका यश फैला है। मुझ गरीब ब्राह्मण का जीवन बचा लीजिए। अरे बंदोपाध्याय जी, देखिए मेरे पैर तो छोड़िए, मैं समझा दूंगा उन्हें। आपकी जमीन कोई नहीं छीनेगा। नहीं सरकार, बात घर में नहीं रही, अदालत तक क्या पहुंची है। क्या? हाँ सरकार, आपकी धर्मपत्नी कमला देवी ने मुझ पर झूठा मुकदमा दायर किया है। सरकार, ये देखिए सम्मन। ओह, बात यहाँ तक पहुँच गई है। बंदोपाध्याय जी, आप निश्चिंत रहें, मैं वही करूंगा जिससे आपके साथ न्याय हो। सरकार, जब मुकदमा किया गया है तो मैं भी मुकदमा लड़ूंगा और आपको अपना गवाह बनाऊंगा। मैं गरीब आदमी हूँ, आपके साथ लड़ना मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन जमीन छिन जाने पर तो मैं भिखारी हो जाऊंगा। आप विश्वास रखिए बंदोपाध्याय जी, मैं आपका अनिष्ट नहीं होने दूंगा। बस सरकार, आप ही का आसरा है। निश्चिंत रहिए बंदोपाध्याय जी, मैं आज ही बात करता हूँ। विजय बाबू। जी हाँ। वो क्षेत्रपाल वाली जमीन के लिए आपने समन दिया है? जी हाँ, भिजवाया तो है, लेकिन वो जमीन अपनी नहीं है। बाबूजी मेरे सामने उसे फटिक बंदोपाध्याय को दे गए हैं। लेकिन कागजात में कोई ब्यौरा नहीं है। ना हो, मैं जो कह रहा हूँ। सुनिए, वो मुकदमा वापस ले लीजिए। मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता। क्यों? मालकिन का हुक्म है। मालकिन ने क्या दूसरों की चीज छीन लेना सिखाया है? वो हम लोगों की जमीन है। नहीं, वो हमारी जमीन नहीं है। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ नौकर हूँ। जैसी आज्ञा हुई है वैसा ही किया है और करूंगा। विजय बाबू अपने काम को समझते हैं, उनके काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है कमला, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत हुई तो मैं अदालत में बंदोपाध्याय जी की तरफ से गवाही दूंगा। आ गए? हाँ। भोजन कर लो। सुना है क्षेत्रपाल वाली जमीन के मुकदमे का फैसला आज सुना दिया गया। हाँ। हम मुकदमा हार गए। हाँ। तुम्हें खुशी हुई होगी, है ना? खुशी नहीं हुई, अच्छा जरूर लगा है। घर के भेदी विभीषण के कारण सोने की लंका पूरी भस्म हो गई थी, जानते हो ना? जानता हूँ। जानोगे क्यों नहीं, वो भी तो दूसरों के ही अन्न से आदमी हुआ था।
इसी से सोचती हूँ, जो हमेशा से दूसरों की रोटियां खाकर इतना बड़ा हुआ है और अब भी जिसे दूसरों की रोटियां न मिले तो भूखा रहने की नौबत आ सकती है, उसे सच बात कहने की हवस क्यों और इतना अहंकार किस बूते पर? कसाई भी जिसका खाता है उसकी गर्दन पर छुरी चलाने में हिचकता है। कमला, जो अपनी स्त्री के अन्न से जिंदगी बसर करता है उसको इतना तेज शोभा नहीं देता। दिन पर दिन जैसा तुम्हारा व्यवहार होता चला जा रहा है, उसे देखते हुए अगर आंखों का लिहाज न होता तो घर से निकाल बाहर करती। हाँ, कर ही देती। कमला, मैं पहले कभी तुम पर गुस्सा नहीं हुआ, कभी मैंने तुमसे कोई कड़वी बात नहीं कही, मगर तुमने आज जो बात कही, इससे पहले ऐसी बात शायद किसी ने मुझसे नहीं कही। आज से मैं अब तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा। देखो इससे अगर तुम सुखी हो सको तो। अगर सत्यवादी हो, अगर आदमी हो तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना। जरूर करूंगा कमला, पर तुमने जो बात कही वो तुम्हारी ही चिरशत्रु होकर रहेगी। मैंने तो तुम्हें क्षमा कर दिया कमला, पर ईश्वर क्या तुम्हें क्षमा करेंगे? तुम्हारे शाप से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा ही हो। भगवान जानते हैं कमला, मैंने तुम्हें शाप नहीं दिया बल्कि आशीर्वाद देता हूँ। धर्म में मति रखती हुई तुम सुखी रहो। क्या हुआ? नीचे चलो दी, कुंवर साहब का किसी ने खून कर डाला। क्या? हाँ, वो अंधेरी रात में अकेले कहीं जा रहे थे, रास्ते में किसी ने उन पर हमला कर दिया। ये क्या हुआ? कहाँ है वो? नीचे बैठे चलो ना। चलो। पूरी तरह लहूलुहान कर दिया। राम अनर्थ हो गया। ऐसे देवता पुरुष के ऊपर किस नीच का हाथ उठा? जरूर किसी ने दुश्मनी निकाली। मैं एक एक को देख लूंगा, फांसी पे चढ़वा दूंगा। कुछ कीजिए मैनेजर साहब। भगवान इनके प्राणों की रक्षा करे। हटो, सब लोग बाहर आ जाओ, मालकिन आ रही हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? हटो। अरे मालकिन बेहोश हो गई। बेहोश हो गई। पानी लाओ। दो दिन हो गए बिंदु बहन, कुंवर साहब ने आंखें तक नहीं खोली, बस बेहोशी में आपका नाम लेकर बड़बड़ाते रहे। इसीलिए आपको तार देकर बुला लिया। आपने बहुत अच्छा किया दीवान जी। आपकी देखभाल से ही शायद काशी भैया बच जाएं। कितना खून बह गया है, न जाने किसने दुश्मनी निकाली है। पुलिस दारोगा आया था, आधी बेहोशी में भी कुंवर साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, बस यही कहते रहे, मैं किसी को नहीं पहचानता। कमला भाभी भी तभी से बेहोश पड़ी हैं। हाँ, कुंवर साहब की हालत देखकर जोर से चीखी और बेहोश हो गई। बिंदु दी, जल्दी आओ। क्या हुआ अन्नदा? कमला दी का सारा बदन अकड़ता जा रहा है, जल्दी चलो। दीवान जी, आप काशी भैया के पास चलिए, मैं भाभी के पास से होकर अभी आती हूँ। जी अच्छा। अन्नदा, इनकी हथेली और तलवों पर मालिश करो। अच्छा, अभी करती हूँ। इन्हें होश आ रहा है। तुम कौन हो? मैं बिंदु वासिनी हूँ भाभी, तुम्हारे पति की बहन। बिंदु वासिनी भाभी। नाना जी, वो कैसे हैं? अच्छे हैं भाभी, बुखार घट गया है। डॉक्टर ने कहा है अब खतरे की कोई बात नहीं। अन्नता। हाँ कमला दी, मैं कब से बेहोश हूँ? परसों सवेरे बेहोश होकर गिर पड़ी थी, इस बीच फिर तुम्हें होश नहीं आया। परसों? भाभी डरो मत नाना जी, अब मैं बेहोश नहीं होंगी। लेटी रहो भाभी,
लेटी रहो। पानी पियोगी? ये लो। बस 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 लेटी रहो, मैं चम्मच से पिला दूंगी। नाना जी, आपने कितनी सेवा। कमला दी, इन्होंने दोनों की बहुत सेवा की है। 2 दिन से ना कुछ खाया है ना आराम ही किया है। एक पैर कुंवर साहब के कमरे में तो दूसरा यहाँ। 2 दिन से इन्होंने पलक भी नहीं झपकाई है। नाना जी, आपने बहुत उपकार किया है। मुझे भागिन का सुहाग बचा लिया। नहीं भाभी, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। तुम और भैया अच्छे हो जाओगे तो समझूंगी मेरा जीवन सफल हुआ। नन्ना जी, उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा था? हाँ भाभी, एक बार कहा था, बताओ कमला, ये तुमने तो नहीं किया? भाभी, वो किस काम के लिए पूछ रहे थे? मैं चाहती हूँ नन्ना जी, मुझे उनके पास ले चलो। नहीं नहीं भाभी, अभी नहीं। डॉक्टर ने मना किया है, तुम्हारे जाने से हानि हो सकती है। नन्ना जी, मुझे जाना ही होगा। भाभी, होश आने पर वही सवाल वो फिर करेंगे, मुझे ही उसका जवाब देना होगा। चलो नन्ना जी, अन्नदा, मुझे उनके पास ले चलो। चलो दे। काशी भैया को होश आ रहा है। कौन? बिंदु? हाँ हाँ भैया, मैं। अरे, ये पैरों पर कौन है? काशी भैया, भाभी है। कमला? कमला, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें देखकर अपने को संभाल नहीं सके काशी भैया, चक्कर खाकर गिर पड़ी है। ओह कमला, उठो उठो कमला। मैंने तो इन्हें आने के लिए मना किया था, लेकिन ये नहीं माने। हाँ बहन, यहाँ नहीं आना ही इसके लिए अच्छा था। अच्छा तो था भैया, लेकिन ये हो कैसे सकता था? तुम अच्छे हो जाओ, पर भाभी की ये 2 दिन किस तरह बीते हैं ये मैं जानती हूँ या भगवान जानते हैं। शायद वो खुद भी नहीं जानते। हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। कमला, कमला, हे कमला, उठो। तुमने मेरा जीवन बचा लिया कमला। भैया, तुम जो बात मुझसे पूछ रहे थे ना, भाभी उसका उत्तर देने तुम्हारे पास आई है। नहीं बिंदु, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। इन 2 दिनों तक ये जो बेहोश पड़ी रही, उसी से मुझे जवाब मिल गया। कमला, कमला, ए कमला, उठो उठो कमला। अब मैं नहीं मर सकता कमला, नहीं मर सकता। स्वामी, मुझे
मुझे क्षमा कर दो। उठो उठो कमला, मैंने ही नहीं ईश्वर ने भी तुम्हें क्षमा कर दिया कमला। कमला ना, कमला ना। काशीनाथ। अभी आपने ये नाटक सुना। मूल बंगला लेखक थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रूपांतरकार भारत रत्न भार्गव। जिन कलाकारों ने इस नाटक में भाग लिया उनके नाम इस प्रकार हैं: वीना होरा, सुचित्रा गुप्ता, सोमा रायकवार, बी.आर. नागर, एच.के. पांडे, कृष्ण भूटानी, रमेश माथुर, एस.पी. शुक्ला, रामावतार शर्मा और नीरज शर्मा। प्रस्तुति सहायक थे गोपाल सक्सेना, प्रस्तुतकर्ता सत्येंद्र शरत। यही था नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।